ब्रेकनंतर थेट अचूक बिनधास्त या आमच्या विशेष कार्यक्रमामध्ये पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचे स्वागत। आणि आपल्यासोबत आज चर्चा करण्यासाठी आहेत एमआयएम पक्षाचे सर्वेसर्वा म्हणजेच असादुद्दीन ओवैसी। पुन्हा एकदा मी विलास आठवले यांच्याकडे जाते सर। नाही आणि जसं आपण भाषणात ऐकतो तसं ते आता मुलाखतीत तसेच चित्र पाहायला मिळते। मुझे ये बताइए कि मुस्लिम लीग थी, उससे पहले कांग्रेस के साथ मुस्लिम समाज था, अल्पसंख्यक समाज था। अब आपको इतनी ज़रूरत पड़ी है कि एमआईएम, सिर्फ एमआईएम मुस्लिम लोगों को आके लेके जाएगा। मुस्लिम लीग ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। सर अगर कोई फेल हो गया तो वो तो अच्छा एग्जाम्पल नहीं है ना। आप ज़िंदगी में अगर आप टीवी चैनल स्टार्ट किए तो और कोई फेल होगा तो स्टार्ट नहीं करेंगे चैनल। आप बोलेंगे नहीं उसको डिसप्रूव करेंगे हम, इसीलिए तो आप एक नया चैनल शुरू किए। आप बोले कि हम दूसरा फेल होगा तो गिरेगा, हम तो नहीं गिरेंगे, हम खड़े रहेंगे, हम टॉप बनेंगे। तो हमारी भी ये ख्वाहिश है। ठीक, फेलियर मेरे लिए एग्जाम्पल नहीं है। फेलियर मेरे लिए एक सबक सिखाता मुझको कि मुझे उस तरह की गलती नहीं करना है जो लोग किए, और वो हम उसको नहीं अपनाते, अपना काम करेंगे। उसमें एक ऐसे है कि कोई भी समाज अगर आगे जाता है तो वो जो लीडरशिप जो होती है वो अगर चाहे मेरा समाज आगे जाए तो जाता है। वो मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसे हुआ है कि मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग ये नहीं चाहते कि मेरा समाज मेरे बच्चे सीखने चाहिए। मैं आपको हमारी पार्टी की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। एमआईएम तो अभी आप लोगों के सामने आए। मुस्लिम लीग, कांग्रेस हो, ये सारे मुस्लिम जो लीडर थे वो खुद को आगे लेके गए। उसमें से आप में और उनमें कोई फर्क दिखाई देता है? सर ये तो अब मेरी ज़िंदगी में आप लोग फैसला करेंगे, आवाम फैसला करेगी, या फिर मेरे मरने के बाद अगर कोई ऑब्चुरी लिखेगा तो करेगा। मगर अगर कांग्रेस ने नहीं किया तो बिल्कुल सही करें, आप नहीं किया इसलिए कि वो पावर में है। मैं ये भी कहता हूँ कि मुस्लिम्स को भी थोड़ा ब्लेम लेना पड़ेगा, क्योंकि हम आंख बंद करके किसी भरोसा किए और अंधा हम उन पर भरोसा किए। वो लोग हमारा वोट हासिल किया और कुछ नहीं किया हमारे लिए, जैसा आप कह रहे हैं। मगर अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी पॉलिटिक्स ये है कि महाराष्ट्र में मुंबई हाई कोर्ट ने मुस्लिम रिजर्वेशन पर स्टे नहीं दिया, मराठा रिजर्वेशन पर दिया। मैं मराठा के रिजर्वेशन खिलाफ नहीं हूँ, मगर आप मुझे क्यों महरूम कर दिए? जब आप सब दुनिया मानती है कि मुसलमान महाराष्ट्र में 2.1% भी ग्रेजुएट्स नहीं है, 1% बच्चे ग्रेजुएशन नहीं करती हैं, आप क्यों महरूम कर रहे हैं मुझे? रिजर्वेशन तो बी ऑल एंड ऑल नहीं, हमारे एक टूल है डेवलपमेंट का, आप मुझे इसको डिनाई करते। प्राइम मिनिस्टर खड़े लेके बोलते सबका साथ सबका विकास। दो बातें दो बातें डेवलपमेंट। देखिए सर, एक लास्ट पॉइंट, आप वो ले लीजिए, बीफ बैन ले लीजिए। बीजेपी गवर्नमेंट क्या बोल के पावर में आई 2014 में कि हम सबको नौकरियां देंगे। ये कौन सा काम कर रहे हैं आप? बीफ बैन से मुसलमानों का इशू नहीं है, ये गलत है, मैसेज पहुंचाया जा रहा है। ये दलितों का मसला है। ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा महाराष्ट्र के ऊपर, 5 से 6 हज़ार करोड़ का नुकसान होगा, 2 लाख 2.5 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये कौन सा काम कर रहे हैं? अब ये लोग इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। अब जब हम इनको क्वेश्चन करते हैं, इनको लगता है कि ये भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल सीधा है कि कोई भी समाज अगर आगे जाता है तो एक तो उनकी लीडरशिप होती है, दूसरा खुद मुस्लिम कम्युनिटी को इतना एहसास नहीं हुआ कि हम किसको वोट दे रहे, वो हमको आगे नहीं लेके जा रहे। ये सालों साल चलते आ रहा है। 60 साल में कभी ऐसे लगा नहीं कम्युनिटी को? सच्चर कमेटी कहती कि अभी भी मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो बहुत पीछे है। देखिए महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे, यहाँ ऑल्टरनेटिव नहीं था, क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव नहीं था। अब क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव एमआईएम के तौर पर उभर रही है। ये तो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो गया ना। हाँ। लेकिन जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो है वो कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको देना चाहिए ना। जो आप जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, आप 10 लोगों को पढ़ाना चाहिए। सर आप पावर में रहते हैं और पावर में रहते हुए आप किसी कम्युनिटी को अपलिफ्ट नहीं करते, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी में फेल हो रहे हैं। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 फंडामेंटल राइट हैं। कमज़ोरों को इंसाफ करना, यही कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी ब्यूटी है। और जो लोग कमज़ोर हैं, जो लोग गवर्नमेंट में हैं, उन्होंने क्या किया? वो क्यों नहीं इंसाफ करते? कौन रोक रहा गवर्नमेंट को मुस्लिम इलाकों में स्कूल्स खोलने के लिए? कौन रोक रहा उनको डिग्री कॉलेजेस खोलने के लिए? स्कूल्स तो खोल सकते ना सर। कौन रोक रहा है इनको कि भाई
स्कॉलरशिप के अमाउंट को आप बढ़ावा दे दो। सर आपको मालूम कि हमारे कंट्री में एक सर्वे हुआ, एक मुस्लिम स्कॉलरशिप के लिए 12 बच्चे लड़ते हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बार बार डिमांड कर रहे हैं कि ये माइनॉरिटीज़ को जो स्कॉलरशिप दी जा रही है, दलित्स को दी जा रही है, उसको डिमांड ड्रिवन करो कि जो अप्लाई करेगा उसको दो पढ़ने के लिए। नहीं देते आप। अमाउंट एलोकेट होता 400 300 700 करोड़ का दलित स्कॉलरशिप के लिए, 311 करोड़ रुपए कट कर दिए। यही तो नाइंसाफ़ी है। आप अपॉर्चुनिटीज़ हमको दीजिए, हम बता देंगे, हम आसमान को छू लेंगे जाकर। नहीं, मगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रखेंगे। आप बोलेंगे कि नहीं तुम मेरा हाथ बंद होगे, मेरा पैर बंद होगे और तुम एक हेल्थी आदमी से मुकाबला करो, तो मैं कैसे मुकाबला करूंगा? मैं तो मुकाबला नहीं कर सकता। तो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ओवैसी जी, यही मुद्दा है। अभी आपने बात करते समय कहा कि वॉइसलेस लोगों के लिए आप उनकी आवाज़ बनना चाहते हो। आपको क्यों ऐसे लगता है इस राष्ट्र में जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं, उसमें मुस्लिम्स जो है वो वॉइसलेस है, ऐसा आपको क्यों लगता है? मैडम, मैं इसलिए कहता हूँ, आपके सवाल का जवाब मेरा सवाल भी हो जाएगा, आपके लिए जवाब भी हो जाएगा। 1956 से लेकर 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन तक कितने मुसलमान एमपी बने महाराष्ट्र से? और क्यों 2009 और 2014 में एक मुस्लिम एमपी नहीं जीतता? 11% यहाँ आबादी है मुसलमानों की। कितने मुसलमान एमएलएस बने? जितने असेंबली के इलेक्शन हुए, जितना उनका पॉपुलेशन है, बता दीजिए। आप बोल रहे हैं कि सब मिलकर रहते, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ मिलकर रहने के, मिलकर रहिए, मगर जब हम मिलकर रहते हैं तो हर एक को उसका हक मिलना चाहिए। आप स्कूल्स नहीं खोलते, सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट मेरा है, चाइल्ड लेबर में हम चले जाते। क्या ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, चाहे किसी की गवर्नमेंट हो? इनका तो काम, आप अपने ड्यूटीज़ में, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ में आप फेल हो जाते हैं और आप बोलते हैं कि नहीं आप मिलके क्यों नहीं रहते? नहीं, ये तो दिल्ली। लेकिन ऐसा कैटेगराइजेशन अगर आप सामने लेके जाओगे तो फिर और जो पक्ष है उनमें और आप में कुछ तो अलग होना चाहिए एमआई में। मतलब अगर जाति और धर्म को लेके अगर ऐसे ही राजनीति होती रही तो फिर आपका पक्ष अलग कैसे है उन सब से? मैडम, अगर जो कमज़ोर हैं उनको अगर आप स्ट्रांग बनाएंगे, अगर किसी घर में 4 भाई रहते हैं और एक भाई कमज़ोर है तो 3 भाई बोलेंगे चल भगा देंगे उसको। आप मदद नहीं करेंगे उसकी, आप उसको उठाएंगे नहीं, आप उसको बोलेंगे जाके पढ़ स्कूल में, तू कपड़ा पहन बराबर, तू इसको इंतज़ाम करेंगे आप यही तो हम कह रहे हैं कि भाई सबको इक्वालिटी बिफोर लॉ तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। और कोई हिंदुस्तान के डिवीज़न की खुदा ना खास्ता बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर हिंदुस्तान एक प्लेन है या एक मोज़ाइक है, अगर एक टाइल का टुकड़ा अगर मिलेगा नहीं तो वो पूरा ख़राब दिखेगा। उसको पूरे टाइल के टुकड़ों को मिलेगा तो वो खूबसूरत मोज़ाइक बनेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई सबको जोड़िए, और जोड़ने का तरीका ये कि इंसाफ करिए। इंसाफ नहीं हो रहा है, ये हकीकत है। महमूद और रहमान कमेटी रिपोर्ट आपके महाराष्ट्र में, आप देख लीजिए क्या इंसाफ हुआ। माइनॉरिटीज़ कमीशन की रिपोर्ट है, आप पढ़ लीजिए। रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी है। मैं नहीं, मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि इस रिपोर्ट से बैकवर्डनेस मालूम हो रही है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्डनेस। हम यही तो बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट तो यही बुनियाद पर होना चाहिए कि सोशली और एजुकेशनली ये सब चीज़ें दूर हों, ताकि महाराष्ट्र हिंदुस्तान का सेकंड बिगेस्ट स्टेट है, फाइनेंशियल कैपिटल है। अगर महाराष्ट्र और ताकतवर मजबूत होगा तो ये देश के लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद होगा। लेकिन ओवैसी जी, जो आप बात कह रहे हो, हम मानते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी का जो बैकवर्डनेस है उसके लिए आप काम कर रहे हो, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुस्लिम समाज में सबसे ज़्यादा डिवाइड दिखने को मिलता है कि एक कम्युनिटी है जो काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल है, हम सब जानते हैं, और बाकी एक कम्युनिटी है जो अपने हक के लिए, जैसे आप कह रहे हो, वो लड़ती है। तो बेसिकली आप उस हक के लिए, मुस्लिमों के हक के लिए आप झगड़ रहे हो, यहाँ तक ठीक है। ये डिवाइड कम करने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते आप एमआईएम के जरिए? मैडम, डिवाइड कम कैसा होगा? डिवाइड कम उस वक्त क्योंकि सरकार से तो सब मांगते हैं। एजुकेशन से होगा ना। आप एग्जैक्टली तो एजुकेशन होना चाहिए ना। खाली एजुकेशन से नहीं नहीं, होगा। आप खाली पॉलिटिकल अगर आगे बढ़ते जाओगे, साथ साथ सोशल एजुकेशन भी होना एजेंडा, चाहिए। अगर पॉलिटिकल एजेंडा के साथ आपके साथ हो। मैडम, जिसके पास पॉलिटिकल पावर है वो कम्युनिटी प्रॉस्पर करी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप रिसेंट जजमेंट उठाकर देखिए कि मराठा रिजर्वेशन के बारे में हाई कोर्ट ने कहा कि इनके इतने 8-9 चीफ मिनिस्टर रहे, ये कम्युनिटी शुगर कोऑपरेटिव सोसाइटी से फ़ायदा उठाई, ये सब हाई कोर्ट ने कहा।
पॉलिटिकल पावर उनके पास है। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी सीक्रेट क्या है? अगर उस सक्सेस के ताले को खोलना है तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना। जब तक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है वो ताला नहीं खुलने वाला है मैडम। ये सोशल एजेंडा यही है कि एजुकेशनल एम्पावरमेंट हो और जो डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म हो। ये जो शक किया जाता है उसका ख़ात्मा होना चाहिए। आप अंदाज़ा लगाइए कि मिसाल के तौर पर मालेगांव में 2 ब्लास्ट हुए। सर अब तक कोई फैसला नहीं कर रहा है कि मुसलमान ने किया या वो प्रज्ञा ठाकुर या कर्नल पुरोहित ने किया। 8-8 साल हो जा रहे, 10-10 साल हो जा रहे। अरे भैया कोई तो फैसला कर लो, किसी की ज़िंदगी को राहत पहुंचाओ। तो कैसा सोशल कोहिजन होगा? औरंगाबाद का आर्म्स हॉल केस है, 8-8 साल के बाद बच्चों को बेल हो रही है। 8 साल में आप एक चार्जशीट नहीं डाल सकते, रोज़ का रोज़ ट्रायल नहीं करवा सकते। यही तो हम कह रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि महाराष्ट्र के जेलों में मैडम रिलीजन वाइज सर्वे किया गया तो 36% मुस्लिम्स है उसमें। अच्छा हैरत की बात यह है कि उनका कन्विक्शन जब रेट्स आते हैं तो लेस देन 11 पाने तो ओनली 27-26% मुस्लिम कन्विक्ट होते। ये क्या, ये सोशल कोहिजन कैसा होगा जब पुलिस में बायसनेस होगा? इतने बड़ी तादाद में लोग पकड़े जा रहे और सिर्फ 26% या 25% को जेल हो रही, बाकी 12% छूट जा रहे। यही तो चीज़ें हैं जिस पर आप तमाम को फोकस करने की ज़रूरत है। हम यही तो बातें कर रहे हैं कि भाई हमको ये दो, आप ये करो, ये टूल्स हैं। हम आपको ये नहीं बोल रहे कि मेरे को मच्छी दे दो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे मच्छी पकड़ने का हुनर सिखा दो। जिस दिन मैं मच्छी पकड़ने का हुनर जान जाऊँगा मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा। आप मुझे मच्छी दे रहे नहीं तो मच्छी खा ले, मच्छी खा ले। मैं रोटी दो, रोटी देने की बात करूँ तो आप बोल रहे केक खा ले। अरे मुझे नहीं चाहिए भैया ये चीज़ें। मुझे आप स्किल्स दीजिए, मुझे स्कूल्स दीजिए, बैंक से लोन दिलवाइए, जेलों में गैर जरूरी मुझे मत रखिए।